और यूनिट 3 जो आधुनिक काव्य हमको पढ़ाना है, MHD 2 टू अर्थात जो है हमें आधुनिक काव्य पे बात करना है। और इसके अलावा जो है हम लोग बात करेंगे आधुनिक काव्य के अलावा जो है पहले आज तो आधुनिक काव्य पे बात करेंगे, जो है नवजागरण, और जो है नवजागरण के बाद जो है हम बात करेंगे मैथिली संस्कृत, और जो है भारतेंद्र जी की तुलना करेंगे। तो हम लोगों को आधुनिक काव्य पढ़ना है। पहले हम जान लेते हैं, पहले आधुनिक काव्य के बारे में हम ये जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। थोड़ा सा एक जो है आउटलाइन हमें पता चल जाएगा इससे। देखिए जो है आधुनिक काल में हमें पढ़ना है, नवजागरण काव्य पढ़ना है, छायावादी काव्य पढ़ना है, और इसके बाद छायावादी काव्य के उसमें पढ़ना, और प्रगतिवाद है, नई कविता है, और नई कविता 2। तो नवजागरण काल जब हम कहते हैं, नवजागरण काल की जब हम चर्चा करते हैं, तो आपका यूनिट 3 का जो ब्लॉक 1 है नवजागरण काव्य, इसमें हम लोगों को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प के बारे में मुख्य रूप से जो है खड़ी बोली के विकास के संदर्भ में हम लोग जो है हमें आज बात करनी है खड़ी बोली के विकास के क्रम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमें यह जानना है कि जब हम आधुनिक काल की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, शुरुआत करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा नाम याद रखना पड़ता है, जो नाम है आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल का आप लोग वह किताब जरूर एक बार देखिएगा, शुक्ल जी का इतिहास। क्योंकि जब हम भारतेंदु जी की बात करें, चाहे आधुनिक की शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे पहले भी कि शुक्ल जी खुद कहते हैं कि जो गद्य साहित्य का प्रवर्तन जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। तो यहाँ पे हम लोग भले बात करेंगे भारतेंद्र जो है और मैथिली गुप्त के भाषा और शिल्प पे, लेकिन पहले जान ले कि खड़ी बोली के विकास के संदर्भ में जो है कुछ कुछ जो मूलभूत चीजों को जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के यहाँ पहुंचते हैं, वहाँ एक बड़ी घटना घटती है। बड़ी घटना है वो पुनर्जागरण की, नवजागरण से पहले की बात है। एक्चुअली वास्तव में नवजागरण की बात करेंगे तो नवजागरण जो है मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय का जो समय था ना, वो नवजागरण था। जबकि जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें, वहां पे एक पुनर्जागरण होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, बहुत ही बड़े मूर्धन्य आलोचक हैं। उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, 1986 में वो प्रकाशित होती है। वह बड़े बहुत ही बेहतरीन जो है अपना विचार देते हैं वहां पर कि जो है कि जब दो संस्कृतियां टकराती हैं तो एक नई ऊर्जा निकलती है। तो वह ऊर्जा जो है, वह ऊर्जा आपको भक्ति आंदोलन के समय में मिलती है, वह ऊर्जा आपको यहाँ भारतेंद्र जी के यहाँ भी मिलती है। तो जैसे कि अब आप सभी भी जानते होंगे, हम सभी पढ़ते आए हैं कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है रीतिकाल की बात करते हैं, यानी भारतेंद्र जी के पहले पहले हम जान लें कि जो मूलभूत वो पृष्ठभूमि क्या थी जिस पे हमें चर्चा करनी है। तो रीतिकाल तक ब्रज भाषा की बात होती है। भारतेंद्र जी के यहाँ जब हम आते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के यहाँ जब आते हैं, तो वहाँ आने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। गद्य काल आखिर कहा क्यों जाता है? क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी जितनी भी रचनाएं हैं, अपनी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो नाटक हो चाहे कविता, कविता छोड़ के कविताओं में कुछ कविताएं उन्होंने जो है खड़ी बोली हिंदी में खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने जैसे फूलों का गुच्छा वगैरह। लेकिन नाटक वगैरह जो है ना, ये बड़ा परिवर्तन आता है आधुनिक काल में कि जो है जितने गद्य हैं, गद्य गद्य जितनी गद्य विधाएं हैं, सारी गद्य विधाएं जो है खड़ी बोली में, और काव्य लेकिन लेकिन ब्रज भाषा में। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है कि हरिश्चंद्र और मैथिली संस्कृत की काव्य भाषा और शिल्प पर खड़ी बोली के विकास के संदर्भ में। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि इस पे हम लोग पहले जान लेंगे कि जो है काव्य भाषा और एवं शिल्प की क्या विशेषताएं होती हैं वास्तव में जो है। क्योंकि भारतेंद्र की जब बात करते एक बात जान लीजिए, आप हमेशा याद रखिएगा, आप परीक्षा में भी याद रखिएगा, यानी या फिर आप जो है भविष्य में यदि आप कहीं परीक्षा जाते हैं कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वहां आप लोग याद रखिएगा कि भारतेंदु जी की यहाँ कविताएं हैं, ठीक है ना, कविताएं पर्याप्त मात्रा में, चाहे प्रेम माधुरी को ले लें पर पर्याप्त मात्रा में। लेकिन जो है उनके यहाँ जब खड़ी बोली की बात करें तो निश्चित तौर पे गद्य ही वह मुख्य जो है माध्यम था जहाँ खड़ी बोली जो है पूरी तरह स्थापित हो। क्योंकि जब हम चूंकि दोनों लोगों की तुलना करेंगे, अब जिसकी आज बोर्ड हम नहीं चला पा रहे हैं, थोड़ा सा जो है, नहीं तो आपको जो है उसको लिख के 1 मिनट 1 सेकंड थोड़ा सा जो है। तो कहने का अर्थ ये है कि चलिए हम बात कर लें, कल से जो है हम लोग इस पे बात करेंगे और विधिवत जो है और और चर्चा करेंगे, आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। बहरहाल ये जान लीजिए
कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ जो काव्य भाषा और शिल्प की जो है जो कंटेंट था, जो अंतर वस्तु थी, वो अलग थी, ठीक है ना। तो काव्य भाषा के रूप में जो है दोनों लोगों की तुलना करते हैं। तो आइए हम जो है इसमें पहले बात करेंगे कि जो है इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है, या फिर जो है काव्य संरचना क्या है, शैली क्या है, भाषा क्या है, या कितना परिवर्तन होता है। क्योंकि जैसा कहा गया है कि जो है जब हम भाषा की बात करते हैं, काव्य भाषा की बात करते हैं, तो इसके दो पक्ष होते हैं। किसी किसी भी काव्य पे हम अगर विचार करते हैं तो इसके दो पक्ष होते हैं। पहला तो इसके इसके इसका जो है भाव पक्ष होता है, दूसरा जो है कला पक्ष। तो जब हम काव्य भाषा पे बात करते हैं, निश्चित तौर पे भाषा के अतिरिक्त जो कविताओं के बनाने में एक जो शिल्प में जो कविताओं का जो शिल्प है, यानी भाषा को बनाने में चाहे हम केवल ध्वनि और वो तक सीमित अपने आप को नहीं रखेंगे, अपितु जो है उस बिल्कुल उस उसमें जो है उसमें हम देखेंगे कि ब्रज भाषा के साथ जो है किस तरीके से, किस टूल्स के माध्यम से जो है ना काव्य भाषा जो है भोजपुर खड़ी बोली जो है किस तरीके से जो है काव्य भाषा जो है रूप ग्रहण कर रही है। आप देखिएगा, क्योंकि जो है खड़ी बोली के रूप में जो है, खड़ी बोली के रूप में, तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि जो है कि जब भी भारतेंदु जी लिखना शुरू करते हैं तो लगभग जो है उस समय कविता की भाषा ब्रज भाषा थी। ये तो सबको पता है कि उन्होंने ब्रज भाषा में जो है ब्रज भाषा में, और बाद में अभी अब जब आप आगे जाएंगे, जैसे अभी हम लोग जो है छायावाद के बाद जगन्नाथ दास द्विवेदी युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर तक ब्रजरत्न जी ने वहां तक इवन जो है आप जैसे बाद में देखिएगा कि ब्रज भाषा जो है जयशंकर प्रसाद खुद जो है उनकी जो है जो पहली रचना चित्राधर जो आती है वो ब्रज भाषा में आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रज भाषा का बहुत बड़ा एक जो है प्लेटफॉर्म था। कहा गया है ना कि इत बरहद उत सोनहद उत सूर सेन को ग्राम ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। तो कहने का अर्थ है कि जो 3-4 वर्षों के लगभग जो है मथुरा उसके आसपास जो है जो लालित्य था, चाहे सूरदास हो, घनानंद हो, बिहारी हो, यानी ऐसे जो है विशिष्ट कवि हमारे सामने आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि खड़ी बोली गद्य की जो है एक परंपरा जो है ना शुरू से, आपको याद होगा कि जब हम आदिकाल को पढ़ते हैं तो आदिकाल में जो है अमीर खुसरो का नाम आप लोग जो है निश्चित तौर पे जो है सुने होंगे, 1255 से लेकर 1300। तो उस दौर में अमीर खुसरो को अभी उनको पहला कवि माना जाता है। बाद में हम देखते हैं कि 1914 में जब हरिऔध जी लिखते हैं खड़ी बोली में पहला महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास लिखते हैं, तो वहां पर जो है पहला महाकाव्य। लेकिन 1914 से लेकर और ये भारतेंदु जी तक जो परिवर्तन हम बार बार करेंगे। खड़ी बोली जो गद्य की बात है, गद्य की बात, चूंकि उस समय भारत गुलाम था, तो हमें यह भी देखना जरूरी है कि उस समय की राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थी, आखिर क्या कारण था कि खड़ी बोली हिंदी जो है खड़ी बोली हिंदी। तो आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस समय जो है अंग्रेजों ने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के माध्यम से जो है उन्होंने वो उनका काम था जनता को जोड़ना, जनता को केंद्र से जोड़ना। तो जनता को जोड़ने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले जो है आप 1800 ईस्वी में जो है देखिएगा वहां पर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में वहां पर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में आप वहां पर जॉन गिलक्रिस्ट एक जो है उसमें प्रिंसिपल रहते हैं। उनका काम ये रहता है कि अनुवाद का काम होता है, यानी अनुवाद, यानी ऐसे जो है ना छोटे छोटे बुकलेट निकलती है शुरू में, और बाद में उसी से जोड़ते हैं 4 लोग, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल। इसके अलावा 2 और नाम है, एक नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह। सबका अलग अलग स्वभाव, जैसे सदल मिश्र को देखिए, अब ये उनके यहाँ पूरब आपको हावी मिलेगा। और दूसरी बात जो है, अगर हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें या राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो उर्दू के समर्थक थे। शुरुआत में अलग था उनका, हिंदुस्तानी के समर्थक थे, लेकिन बाद में वो जो है ना आप देखिए उसमें बनारस अखबार निकालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो शुद्ध रूप से संस्कृत निष्ठ परिनिष्ठित हिंदी के समर्थक होते हैं, और कालिदास की रचनाओं का अनुवाद करते हैं खड़ी बोली हिंदी। वो बड़ा काम है। यहाँ आने के बाद एक चीज हम बार बार आपसे यही कोड कर रहे थे कि आप जब कभी इसे जो है जब जैसे आप शाम को खाली होने के बाद जो है
आचार्य शुक्ल का इतिहास जरूर एक बार ओपन कीजिएगा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल के शुरुआत के पहले पहले जो चर्चा की है वो बहुत ही समृद्ध चर्चा है, बहुत ही समृद्ध चर्चा है। उसी चर्चा के क्रम में वहीं वहीं वो उल्लेख करते हैं कि जो है यहाँ पर जो है ना शुरुआती दौर में जैसे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, गारसाद और तासी भी जो है ना उर्दू के समर्थक थे। आप वहाँ वहाँ एक बार हम कोट कर रहे हैं, वहाँ उर्दू के समर्थक थे। और राजा शिव प्रसाद सिंह वहाँ चर्चा जो है इसको आज जरूर एक बार जो है आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर 1803 में जो रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां जो है लिखते हैं, जो 4 लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस खड़ी बोली के संदर्भ में ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। क्योंकि जब हम भारतेंदु जी की बात करते हैं तो भारतेंदु जी की बात करते हैं तो वहाँ सीधी सी बात है कि जब भारतेंदु की कविताएं जो है ब्रज में थी, गद्य जो है खड़ी बोली में, लेकिन जो भी खड़ी बोली की उनके यहाँ कविताएं थी सीमित थी। तो इसके साथ ही आपको यह याद रखना है कि जो उस खड़ी बोली का विकास हो रहा था, उन विकास के क्रम में इसमें आपको हिंदी उर्दू के विवाद को उठाने वाले, अभी हम चर्चा आपसे कर ही रहे कि शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह की बात, जैसा अभी हमें आपने कहा कि अरबी फारसी मिश्रित उर्दू का पक्ष लेते हैं सितारे हिंद जी। और तत्सम प्रधान यानी जब तत्सम की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वह हिंदी जो है शुद्ध होगी, जिसका प्रभाव हमें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हिंदी उर्दू के इस विवाद के बाद अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, ठीक है ना, तो ये जो दो संप्रदायों के बीच में एक औजार के रूप में जो है ये हमारे सामने आती है। और इसके शिकार होते हैं कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान, दोनों बनते हैं। आज तक जो है दोनों भाषाओं को लेकर जो है यह सवाल पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। भारतेंदु जी ने राजा शिव प्रसाद और जो है राजा लक्ष्मण सिंह, और उनके गुरु भी थे भारतेंदु जी के, भी याद रखिएगा, ठीक है ना, शिव प्रसाद सितारा हिंद कहीं देखिएगा। इनके चक्कर को छोड़कर बोल चाल की आम फाम भाषा को अपना आदर्श बना, ये बड़ी बात है। अब आपको याद होगा कि भारतेंदु जी खुद यात्राएं करते थे। अब आप जो 1883 में, और मात्र जो है अगर देखिए, अगर 2 मिनट भारतेंदु जी पे अगर देख लें, 1885 सोचिए 35 साल की उम्र, 1850 से लेकर 1885 तक भारतेंदु, उनको 1881 में उपाधि मिलती है। काशी के जो वहाँ पंडित लोग थे उनके द्वारा उनको जो यह प्रश्न भी आया है कई बार, जो है हायर में भी प्रश्न पूछा गया है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न पूछा गया है भारतेंदु जी के को जो है भारतेंदु की उपाधि कब मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो है मात्र 35 साल की उम्र में उन्होंने न केवल 17 मूल अधूरे नाटक लिखे, बल्कि जो है ब्रज भाषा में खड़ी बोली में, अभी आपसे कह रहे हैं फूलों में गुच्छा, उनकी खड़ी बोली हिंदी की पहली कविता है। तो रही बात जो है उनके यहाँ भाषा खड़ी बोली के रूप में किस तरीके से हमारे सामने आती है, तो बोल चाल की आम फाम भाषा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा और बोली में कम से कम 200 वर्षों का जो है समय लगता है, 200 वर्षों का समय लगता है। और वो कहते हैं कि जैसे अब संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इस तरीके से जो विकास होता है भाषा का, तो बोली से लेकर भाषा बन, शुक्ल जी खुद उसकी व्याख्या करते हैं 200 वर्ष। तो आप सोच लीजिए यहाँ पर जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, वहाँ अनुवाद होने लगते हैं, चारों जो चाहे वो लल्लू लाल हो, चाहे इंशाअल्लाह खां हो, चारों लोग जब वहाँ जो है अनुवाद करते हैं अपनी रचनाएं खड़ी बोली में, तो निश्चित तौर पे आम जनता को जोड़ने के लिए भारतेंदु जी की जो भाषा यहाँ मिलती है वो मिलती आम फाम, ठीक है ना, आम फाम, उसे ही इन्होंने जो है अब ये बात क्लियर है कि अगर वहाँ पर जो है चूंकि हिंदी और उर्दू का विवाद था, तो निश्चित तौर पे भाई उर्दू का प्रयोग भी जो है कहीं ना कहीं जो है उनकी कविताओं में पड़ेगी। और आपको याद होगा कि मुकरिया वगैरह ना, जैसे अमीर खुसरो का हम बात कर रहे थे, खड़ी बोली का अमीर खुसरो, मुकरिया वगैरह भारतेंदु जी भी लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना गजलों में ये खुल कर करते हैं। और इनकी रचना एक है उर्दू बीवी का स्यापा, जो है उससे आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो है वो उर्दू के विरुद्ध हिंदी के पक्षपात, ये कहने का अर्थ है कि विशेष संदर्भ में लिखी गई थी। वैसे भारतेंदु जी का अधिकांशतः काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा में उनकी महारत हासिल थी, ये हम आपको बता ही रहे हैं। क्योंकि ब्रज भाषा और खड़ी बोली काव्य में जो है दोनों के बीच का विवाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ समाप्त होता है। यह आप आगे देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में हम तुलना करेंगे यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र में और जो है मैथिली चंद्रगुप्त में।
क्योंकि जब आपको पता होगा मैथिली बुद्ध के गुरु जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वही उनका प्रसाद में तो है ही, उनका उनकी कविता है। तो वहां पर आपको याद होगा कि जो वहां पर जब 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार उनके ऊपर आता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं, तो वहां जाने के बाद जो भाषा की जो दुविधा वो समाप्त होती है। यानी वहां पर आप देखेंगे कि ब्रज में भी और खड़ी बोली में भी अब कविताएं की जाने लगती हैं, ठीक है ना। तो ये जो जो दोयम था वहां समाप्त हो जाता है। रही बात जो है उनके शिष्य हैं मैथिली गुप्त। बहरहाल तो भारतेंदु से काव्य की रचना की शुरुआत जो है, शुरुआत ब्रजभाषा से ही करते हैं। बार बार कह रहे हैं कि उनके यहाँ कविताएं मूल रूप में जो है ब्रजभाषा में है, गद्य जो है खड़ी बोली में है, याद रखिएगा इसको। बहरहाल रीतिकालीन जो जड़ता थी, जो वहाँ ब्रज भाषा की कमजोरियां थी, ठीक है ना। देखिए ब्रज भाषा का लालित्य जो है, ब्रज भाषा का जो प्रभाव हमें बिहारी में मिलता है, ब्रज भाषा का प्रभाव हमें जो सूरदास में मिलता है, ब्रज भाषा का जो प्रभाव हमें विनय पत्रिका में मिलता है, यानी भक्ति काल में मिलता है। भाई उसी आधार पर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ब्रज भाषा आम लोगों से दूर होने लगती है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर। तो संस्कृत जो है कूप जल भाषा जो बहते नीर के समान होती है। तो हम देखते हैं कि जो उस समय का साहित्य है, ठीक है ना, उस समय का साहित्य है, उस साहित्य पर जो है उस परिवेश का प्रभाव हमें पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके लिए भारतेंद्र जी खुद जो है कई भाग की यात्राएं करते हैं। आपको पता होगा कि पूरी जाते हैं, बलिया ददरी मेला का प्रसंग आपको याद होगा 1883 में वो निबंध नामक जो है नाटक यहीं से, और वो अपना निबंध भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है वो पूरी तरह खड़ी बोली में है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतेंद्र जी पूरी यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है उनके यहाँ जो नई विधाएं हैं, चाहे नाटक हो, निबंध हो, लेख हो, पत्रकारिता हो, ये सब कुछ मिला के जो है हमें एक लोक और लोक की जो है संपूर्ण जानकारी जो है हमें राष्ट्रीय जागरण के रूप में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, जिसे विद्वानों ने क्या कहा है कि यह ऊर्जा जो है कैसी ऊर्जा है? पुनर्जागरण की ऊर्जा है, ये नवजागरण नहीं है। क्योंकि नवजागरण की बात हम जब करेंगे, इनके यहाँ जो है आपको पता होगा कि रामविलास शर्मा की किस पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ, तो वहाँ एक अलग जो है अलग तरीके का जागरण होता है, और वैसे वहाँ जागरण सुधार काल भी कहा गया है। बहरहाल तो ब्रज भाषा का भी कायाकल्प जो है करने की ये कोशिश करते हैं। ये कहने का अर्थ ये कि शुक्ल जी जो है एक जगह लिखते हैं कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार हिंदी काव्य की ब्रजभाषा का भी वो करते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द उन्हें बोल चाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवित है सवैया में बराबर वो लाए जाते रहे, कविता जनसाधारण की भाषा से बहुत दूर पड़ती है। देखिए बहुत से शब्द जो है प्राकृत भ्रंश काल की परंपरा की स्मारक के रूप में बने हुए थे। चक्कव भुआल ये सारे जो है शब्द जो है ब्रजभाषा की कविता से किनारा मामला ये है कि यहाँ पर याद रखिएगा कि जो है जब कभी जो है बोलचाल की भाषा, ठीक है ना, बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में गैप ज्यादा बनने लगता है, तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि वह भाषा जो है रूढ़ होने लगती है, पुरानी वाली रूढ़ होने लगती है। और वो पुरानी भाषा को जो लोग क्या करते हैं कि जीवन काल से जोड़कर एक जो है नया रूप देते हैं। इतना ही नहीं, आगे अगर यह एक तरह चूंकि एक यहाँ एक नई चेतना प्रवाहित होती है, और वह चेतना जो है हमें जो है आज़ादी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय चेतना थी। और यहाँ पर जो है चाहे लोक हो चाहे गांव हो, वो आह्वान करते हैं कि हम यह सब लोग जानते हैं कि जो बात साधारण लोगों में फैलेगी उसका प्रचार जो है सार्वदेशिक होगा। भारतेंद्र जी खुद अपने भारतेंद्र समग्र जो है उसमें है ये। और जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव होता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता। इस विषय में मैं जिनको कुछ भी रचना शक्ति है उनसे सहायता चाहता हूं कि वे लोग भी इस विषय पर गीत या छंद बनाकर स्वतंत्र प्रकाश करें या मेरे पास भेज दें। ये अनुरोध था भारतेंदु जी का।
मैं उनको प्रकाश करूंगा भाई, प्रकाशित करूंगा। उनकी जो 3 पत्रिकाएं थी, आपको याद होगा कि उन्होंने 1868 में जो है, 1868 से लेके जो है और 1874 तक, बाद में बाल बोधनी पत्रिका। इसके अलावा आपको पता होगा कि उसी में जो है ना जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका, वहाँ मैगजीन बाद में चंद्रिका बनती है। तो वहाँ पर जो है वो एक कालचक्र भाग में है, भाग में वो कहते हैं कि जो है हिंदी नई चाल में ढलने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें वो खुद कहते हैं। देखिए कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, ये लोक के जो है ना इत्यादि ग्राम गीतों में इनका प्रचार हो और सब देश की भाषाओं में इसी अनुसार हो। अर्थात पंजाब में पंजाबी, बुंदेलखंड में बुंदेली, बिहार में बिहारी, ऐसे जिन देशों में जिन भाषाओं का यानी देखिए एक बात यहाँ आपको मैं रोकना चाहूंगा कि बड़ी बात, ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा और नया विमर्श कहा जाएगा। कारण ये है कि देखिए बार बार हम भारतेंदु जी को जब हम पढ़ते हैं, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, तो हम ब्रज भाषा पे ही बात करते हैं। लेकिन भारतेंदु जी के यहाँ जब हम खड़ी बोली और गद्य की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें कहा जाना पड़ता है लोक में, है ना, लोक नेत जना इति लोक। तो लोक जो है, लोक एक ऐसा शब्द जो लोक से जुड़ के जो है, क्योंकि ईसाई मिशनरी हो चाहे अंग्रेजों की बात हो, उनका संदर्भ ही था कि हमें जनता से जुड़ना है कि नहीं भाई। ये मध्यकालीन रीति काल में आपको नहीं मिलता, वहां अलग तरह का जो है समाज था। आपको जीवन की आम व्यापक समस्याओं को, समाज और राजनीति की जो समस्याएं थी, सत्ता की जो चालबाजियां थी, ये सारी चीजें जो है भारतेंदु काल में आके जो है काव्य का विषय बनती है। और निश्चित तौर पे भाई अगर मान लीजिए कि जब जनता काव्य से जुड़ेगी, तो भाई जीवन की शब्दावली जो है उस काव्य भाषा में अपने आप जो है एंट्री लेने लगती है, प्रवेश करने लगती है। तो वह प्रवेश जब होगा, तो निश्चित तौर पे कहते हैं कि जो है डॉक्टर नगेंद्र एक बार उनके उनके इतिहास पढ़िएगा, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कैसे जो है जब रामधनुष टूटने के बाद जो है जो हाहाकार मचता है, वैसे ही बहुत कुछ जो है जो ट्रेडिशनल चीजें थी, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक काव्य भाषा में जो श्रृंगार था, जो सौंदर्य था, जो लक्षण ग्रंथ और उदाहरण देकर जो है एक सांचा खड़े किए जाने की जो रीतकालीन जो है प्रवृत्तियां थी, चाहे वो रीति मुक्त ही क्यों ना हो, रीति मुक्त ही क्यों ना हो, चाहे घनानंद की ही बात क्यों ना करें, ये सारी चीजें स्थिर विषयों के अलावा जीवन का नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे भारतेंदु जी क्या है, जीवन में नए संदर्भ जुड़ते हैं, प्रसंग नए जुड़ते हैं। वही प्रसंग होगा, संदर्भ नया हो, तो निश्चित तौर पर विचार भी नया होगा। और काव्य भाषा के लिए जो भी अपरिचित विषय था, अपरिचित विषय था, वहां पर जो है निश्चित तौर पे वहां पर जो है अपरिचित विषय लोक था। उस लोक से ब्रज भाषा सीधी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो ब्रज भाषा असमर्थ थी, असमर्थ थी लोक से जुड़ने के लिए। यही कारण था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से ईसाई मिशनरी हो चाहे अंग्रेज हो, वहां पर जो है उन लोगों ने अनुवाद के माध्यम से, आपको जब पढ़िएगा, हम बार बार कह रहे हैं आपको इस बात की ओर जरूर आपको हम ध्यान जो है कहेंगे कि आज ही रात में एक बार शुक्ल जी की जब शुरुआत करते हैं हिंदी गद्य, उस 2 पेज को जरूर पढ़िएगा, जहां पर वो गारसा दत्तासी शिव प्रसाद सितारे हिंद का विवाद हो, या फिर जो है जो लल्लू लाल की बात हो, या फिर आपको याद हो ना कि वहां पर देखिए एक नाम वो अकबर के काल की बात करते हैं, गंग की रचना की चर्चा करते हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा। और एक और बहुत बड़ी किताब वहां चर्चा करते हैं राम प्रसाद निरंजनी की, भाषा योग वासिष्ठ। और कहते हैं कि जो है ना प्रांजल भाषा में ये ना पहली प्रौढ़ कृति है खड़ी बोली की। अब सोच लीजिए कि इतना जो है, इतना विशाल जो है, एक तरह से विशाल भंडार जो है वहां पर आपको गद्य के रूप में खड़ी बोली के सामने मिलता है। लेकिन वहीं पर जो हम देखते हैं कि ब्रज भाषा, हम बार बार कहने की भारतेंदु जी के यहाँ नए विषय मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं, तो वहां पर जनता की जो इच्छाएं थी, जनता की जन इच्छाएं, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद गांधी जी जब आते हैं प्लेटफॉर्म पे, जब हम लोग छायावाद को पढ़ेंगे, तो गांधी जी जब मंच पे आते हैं, तो गांधी जी ने भी लगभग यही काम किया था। उन्होंने पहले क्या किया कि जनता को जोड़ा, जनता को जोड़ा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो जब हम भारतेंद्र जी की यहाँ बात करते हैं, तो यह यहाँ जरूरी ये था कि काव्य को और सबसे बड़ी बात है कि संचार, संचार उस समय क्या था,
संचार उस समय की पत्रिकाएं थी। इस समय की तरह ना वहाँ मोबाइल था न फोन था। तो उस पत्रिकाओं के माध्यम से जो अप्रचलित या कठिन शब्द थे उन्हें तिलांजलि देना जरूरी था। लेकिन भाषा की जो रागात्मक स्वच्छंदता है, व्यवहारिकता है, व्यवहार भी जरूरी है ना, लेकिन भाषा की जो है पहली शर्त जो है ना, व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए कि हम जो बात करें वह आप समझ लें और आपके माध्यम से दो चार लोग और समझ लें। तो मुहावरा, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें जो है ना, इस दृष्टि से उन्होंने कभी भी याद रखिएगा कि इस दृष्टिकोण से जो है भारतेंदु जी ने कभी भी उसे जो है बोझिल नहीं होने दिया। यानी कभी भी भाई बोझिल होगी भाषा तो क्या होगा, जब भाषा बोझिल होगी तो निश्चित तौर पे जो है वहां पर जो है बोझिल होने के बाद जो है लोगों से दूर होती चली जाएंगी। जब लोगों से दूर होगी भाषा तो आप जानते ही हैं कि उस दौर में जो है जरूरी था अंग्रेजों को जनता से संपर्क साधना, और जनसंपर्क भी एक माध्यम था। एक तरफ उनका प्रयास था, दूसरी तरफ जो है हमारे जो भारतेंदु सरीखे जो है जो कवि थे, रचनाकार थे, ये जो है उसी हथियार को जो है राष्ट्रीय चेतना के रूप में कन्वर्ट करके बड़े सहज तरीके से आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे थे। अब आप यहाँ देखिए, आपके पाठ्यक्रम में भारतीय समग्र से जो है फूलों का गुच्छा कविता से एक उदाहरण है। हम 1 मिनट में आप खुद समझ जाएंगे। और इनका फूलों का गुच्छा जो है खड़ी बोली का पहला जो है काव्य है। यहाँ लिखते हैं, नहीं का बाकी वक्त नहीं है, जरा नजी में शर्माओ, लब पर, अब सोचिए एक एक शब्द बता, लब पर जाहे भला अब तो प्यारे मिलते जाओ, कहाँ गई वह पिछली बातें, कहाँ गया वह था जो प्यार, किधर छिपाया चांद सा मुखड़ा, दिखलाता जो यार, बेहोशी में घबरा घबरा करके यही कहता हूँ पुकार, मर्ज बढ़ गया बहुत इससे बचना अब है दुश्वार। आप देख सकते हैं इस कविता को, इस कविता में आपको उर्दू के तमाम शब्द मिलेंगे। उर्दू के शब्द हैं, आम फहम की भाषा उर्दू थी उस समय, ठीक है ना। भले नागरिक के 1900 में प्रवेश कचहरियों में प्रवेश होता वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ अब जिसे गजलों की बात करें, इसी से जो है एक नजर यहाँ देखा जाए कि फिर आई फसलें। अब देखिए फसलें, ऋतु गुल फिर जख्म दह रह के पकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि उर्दू एवं अन्य भाषाओं के प्रति जो है ऐसे दृष्टिकोण का असर जो है हमें हम हमें जो है ब्रज भाषा पर इस रूप में होता है कि ब्रज के जो कवि है ना, वो अब अन्य प्रांतीय, ये देखिए ये बड़ा परिवर्तन है। एक बात जान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है जिस साहित्यिक यहाँ पर जो है ब्रज भाषा काव्य की भाषा के रूप में जो जनता के अधिक करीब होने लगी, तो निश्चित तौर से जो ब्रज भाषा के माहिर कवि थे वो क्या होने लगे कि अब अन्य भाषाओं की तरफ झुकने लगे। पद्य के लिए ब्रज भाषा हो या गद्य के लिए खड़ी बोली हो, यह समस्या धीरे धीरे क्या होती है कि भारतेंदु के समय जो है अब सिर उठाने लगती, दो पार्ट हो जाता है। जैसा ही चर्चा हमने आपसे किया ही कि खड़ी बोली में काव्य लिखने की जो क्षीण परंपरा थी उसका जिक्र तो हो ही चुका है। इस खड़ी बोली में काव्य लिखने का प्रयास जो है बड़ा अटपटा था, लेकिन क्योंकि ब्रज की जो मिठास थी, खड़ी बोली की बहुत दीर्घ क्रियाएं, जिसका जिक्र जो है 1872 में जो है कवि चंद सुधा में हिंदी भाषा नामक निबंध वो करते हैं। आप सुन लीजिए यहाँ पे, जो मैंने आप कई बेरे परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे वह निश्चित होता है कि ब्रज भाषा ही में कविता करना उत्तम होता है, और इसी से कविता ब्रज भाषा में ही उत्तम। सोचिए, अब यह खड़ी बोली जो है, इसके बाद नई भाषा कविता की अपनी पंक्तियां आप देख सकते हैं, भजन करो श्री कृष्ण का मिल करके सब लोग, सिद्ध होगा काम और छूटेगा सब शोक। कुल मिला के जो है इस घटना के 9 साल बाद जो है वही भारत मित्र, ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है, आप इसको नोट भी करते जाइएगा जहां जरूरत हो, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा कि जो है जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं, क्रिया की बात करते हैं, तो मात्राएं दीर्घ होती जाती हैं, ठीक है ना, और कविताएं वहां अच्छी नहीं। खुद भारतेंदु जी कहते हैं 1 सितंबर 1881 का, जैसा कि आपके यहाँ उल्लेख की, भारत मित्र के संपादक जो है बाल मुकुंद गुप्त, जो वहाँ शिव समूह के चिट्ठे वहाँ छपता है बाद में, जो कितना बड़ा व्यंग्य है, वो अपनी खड़ी बोली में कुछ कविताएं प्रकाशनार्थ जो है भेजते हैं,
और प्रचलित साधु भाषा में जो है ना कुछ कविता वहाँ भेजते हैं, और इसका क्या असर होता है आप खुद देख सकते हैं कि जो है किस उपाय के अवलंबन करने से इस भाषा में काव्य सुंदर बन सकती है। इस विषय में वो सर्वसाधारण का अनुमति जो है लेना चाहते हैं, और परिश्रम और किया जाएगा उसके हिसाब से। कहते हैं कि मेरा चित्त इससे संतुष्ट न हुआ, और न जाने क्यों ब्रज भाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ। सोचिए, ये बड़ा बड़ा परिवर्तन है। ये इस भाषा की क्रियाओं में दीर्घ भाग विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है। मैंने कहीं कहीं सौकर्य के हेतु दीर्घ मात्राओं को भी लघु करके पढ़ने की बात चाल रखी। लोग विशेष शिक्षा करेंगे, स्पष्ट अनुमति जो है प्रकाश करेंगे, तो मैं और भी लिखने का यत्न करूंगा। निश्चय ही भारतेंदु ने खड़ी बोली कविता के लिए जो यत्न किया और आगे बढ़ाया, अपने नाटकों में भी इनका मिलता है। याद रखिएगा, नाटक जब आप चंद्रगुप्त पढ़िएगा, सारे नाटक चंद्रगुप्त पढ़ेंगे आप, वहां पे देखिए कार्नेलिया या फिर चंद्रावली नाटिका में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। नाटकों में आपको साफ साफ खड़ी बोली से जो ना, ये उर्दू शैली, बार बार कहेंगे उर्दू का प्रभाव जो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिए, यह है सुहाग का अचल हमारे बाना, असुगन की मूरत खाक न कभी चढ़ाना, सिर सेनुर देकर चोटी गूथ बनाना। चंद्रावली नाटिका का है ये। चंद्रावली नाटिका वही जहां पर यमुना का और प्रेम का वर्णन पहली बार वहां मिलता है, और केवल नायिकाएं यहाँ पे। तो कर चूरी मुख में रंग तमोल जमाना, पीना प्याला भर रखना वही कुमारी, सांची जोगिन पिय बिना वियोगी नारी, है पंथ हमारा नैनों के मत जाना। और अंधेर नगरी तो खैर अब बहुचर्चित है, इस बार नेट में भी प्रश्न आया था, यूजीसी नेट में आप लोग देखिएगा पेपर, दूसरे अंक से प्रश्न था। चूरन सभी महाजन खाते, 1881 में जो लिखते हैं, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे न नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। दोनों उदाहरण को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह के जो है वास्तविकता जो हमारे सामने जो है, यानी यथार्थ की जो है, यथार्थ का नया रूप हमारे सामने आता है, और वही जो है नवजागरण और जागरण के लिए जो है एक बड़ा माध्यम बनता है भाषा। पहले उदाहरण आप देख सकते हैं किस तरह से शिथिल भाषा थी, और दूसरे तक यानी 1881 तक आते आते ना कि ये कहीं ना कहीं जो है वास्तविकता को वह समझ चुके थे। भारतेंदु जी उस वास्तविकता को समझ चुके थे कि खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करते समय भाषा कहीं ना कहीं जो है लड़खड़ाती ही है। आप देख लीजिए कहीं भी भारतेंदु की खड़ी बोली की जितनी भी कविताएं, उनमें ब्रज की केचुल छोड़कर अपना नया रूप जो है आप देखिएगा धारण करती है। बार बार कह रहे हैं कि रीतिकाल जो समाप्त होता है, भारतेंदु जी की सब शुरुआत होती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी तक जो है कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाती रहे। याद रखिएगा, ये बड़ा जो है, ठीक है ना, क्योंकि भारतेंदु जी के यहाँ मूल रूप में कविताएं ब्रज भाषा में ही चलती हैं मैक्सिमम। भाई हम फूलों का गुच्छा और नाटकों की बात तो वहां अगर देखें, नाटकों में जहां कहीं खड़ी बोली की कविताएं वो लिखते हैं, सायास नहीं, वो कहते हैं कि परिस्थिति जन्य है, अकॉर्डिंग टू जो है सिचुएशन। वैसे भी गद्य की भाषा खड़ी बोली हो, पद्य की भाषा ब्रज हो। भारतेंदु जी खुद ही जो है कह रहे कि हमें खलने लगता है ये दो चीजें नहीं चाहिए। खुद चाहते थे कि एक ही हो, खड़ी बोली में कविता लिखने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि खड़ी बोली की उर्दू शैली और दक्षिणी शैली में कविताएं उनसे पहले लिखी जाती रही। जैसा कि हमने आपको अमीर खुसरो की चर्चा की, नहीं की अमीर खुसरो की, आदिकाल में ही वहीं पे मिल जाएगा। इस कीर्तन परंपरा में एक नाम आता है भारतेंदु, उनके पिताजी थे बाबू गिरधर दास। और ये याद ही होगा कि जो है जब वो लक्ष्मण की भूमिका जानकी मंगल नाटक में करते हैं, पहली बार जो है मूछ जो है क्लीन शेव करने के लिए वो वहां से अनुमति लेते हैं, तो वहां जो है उनके पिताजी भी जो है हिंदी भाषा शीर्षक निबंध में जो है याद रखेंगे वहां पे कि भारतेंदु की खड़ी बोली कविताओं का जो विश्लेषण विष्णुकांत शास्त्री जी है, भारतेंदु की खड़ी बोली कविताएं निबंध में किया है। और वहां यह जो है आपको एक बार जो है याद रखना है कि पद की भाषा ब्रज अधिक दिन नहीं बन सकती है, इसलिए साधु भाषा याद करना है कि साधु भाषा हुई। खड़ी बोली की रचना करने की शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में ही करते हैं, और उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1885 में उनकी असामयिक मृत्यु हो जाए, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा। लेकिन उनके समकालीन अन्य कवियों ने भी जो है ना खड़ी बोली कविता में रचने का प्रयास जो है जारी रखा, जिसका अंतिम रूप हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी
के यहाँ मिलता है। तो ये रही थोड़ी सी बातें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। दूसरी बात, अभी तक जितने प्रबंध काव्य या महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक सरीखे जो भी काव्य रूप की जो परंपरा थी वो प्रचलित थी, जीवन की एक खास गति थी। चाहे वो एक चीज याद रखिएगा कि जब हम पढ़िएगा उस किताब की जो शुरुआत है, हम आपको जो मैटर भी दे देंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो है कहा कि आधुनिक काल की जब शुरुआत होती है ना, तो सारी सबके केंद्र में जो है मनुष्य आ जाता है। किस तरीके से कहते हैं कि जो है भक्ति काल में कैसे राम और कृष्ण की बात करते हैं, और बाद में जो है रीति काल में जो है भगवान को मानव के रूप में, लेकिन सभी का केंद्र जो है आधुनिक काल में मनुष्य बन जाता है। बहरहाल कि वो जो मूल्य, जो ईश्वर केंद्रित जो विश्वास था, आस्था, मूल्यों के इर्द गिर्द जो भी संचालन था, तो जीवन का आरंभ है, मध्य, ये सब कुछ निश्चित था। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि नवजागरण आंदोलन ने मनुष्य के कर्म को महत्ता दी। भाई आधुनिक काल था, आधुनिक काल में निश्चित तौर पे जो लोग थे, जो आधुनिक लोग थे, वहाँ अभी हमने कहा कि वहाँ दो संस्कृतियां टकराती हैं, और उन टकराहट से जो ऊर्जा निकलती है वह ऊर्जा, उसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है कि जो है वह ऊर्जा वही पुनर्जागरण है। वहां पर लोगों थे जैसे आलसी, नकारापन, अशिक्षा, अंधविश्वास, ये सभी चीजें जो है ना, और वहां देखिएगा वहीं पर जो है 1875 के आसपास जो है वह पुनर्जागरण जो है बंगाल में भी हमको दिखाई देता है। आपको याद होगा कि वहां पर उसे भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे वहां पर राम मोहन राय जो है, राम मोहन राय के बाद दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, तो एक आंदोलन उसे भी याद रखना है, उसे भी आप यहाँ से कोरिलेट करेंगे। ऐसे में एक चीज याद रखिएगा कि जो है जीवन भी जो है ना खंड काव्य, महाकाव्य के रूपों को तोड़कर बाहर आ रहा था। यानी लोग जो है क्या हो रहा था कि जो है अब धीरे धीरे जुड़ रहे थे। तो उससे जो है इसकी कसौटी भारतेंदु ने देखी थी कि उसी के आधार पे वो काव्य का विषय रखे, भाषा का इन्होंने रूप निर्धारित किया, और वह कसौटी जनता और ठोस जनमानस के, बार बार कह रहे हैं कि भारतेंदु जी का प्रयास, अंग्रेजों का प्रयास, दोनों का उद्देश्य था कि उन्हें जनता से जुड़ना था। अंतर यह था कि अंग्रेजों की नीति अलग थी, भारतेंदु जी की नीति जो है राष्ट्रीय चेतना के रूप में हमारे सामने पुनर्जागरण के बाद नवजागरण के रूप में सामने प्रस्तुत होती है। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो भाषा जो है हर जगह जो है बहुत बड़े माध्यम के रूप में हमारे सामने आती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसा कि शुक्ल जी खुद ही लिखते हैं कि विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदलता है। प्राचीन धारा में जैसे पता है कि वहाँ मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, कुछ भिन्न प्रणाली का जो है अनुसरण करना मजबूरी हो गई। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप जो है कथात्मक और वस्तु जो वर्णात्मक ही चला आता था, या तो पौराणिक कथाएं हों, ऐतिहासिक वृत्त हों, इसे लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते, जैसे पद्मावत हो गए, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, ये सारी रचनाएं जो है को लेकर वस्तु वर्णात्मक प्रबंध अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर कुछ दूर चली हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में। यानी कहने का अर्थ ये कि यहाँ पर यानी भारतेंदु जी के पहले, आधुनिक काल के पहले जो है जितनी रचनाएं थी, चाहे वो प्रबंध की हो या मुक्तक की हो, वो आम लोगों के ये जो है ना, ये कहने का रीति काल में आम लोगों से दूर होती जा रही थी। तो यहाँ सबसे जरूरी थी आम लोगों को जोड़ना। तो मुक्तक काव्य की रचनाएं वो करते हैं, लोक छंद, भाई अगर मुक्तक काव्य की भी करते हैं, और जनता से जोड़ने के लिए हमें लोक की बात करनी पड़ेगी। अभी हम आपसे कहे थे कि वो मुकरिया वगैरह कबीर खुसरो की तरह जो है रचते हैं, लोक छंद, लोक राग। अब देखिए ठुमरी, दादरा, मल्हार, लोक संगीत, जिसे लावनी वगैरह भी यहाँ मिलता है, व्यंग्योक्तियां, उर्दू का स्यापा या बंदर सभा, इंदर सभा नहीं बंदर सभा इनका है, याद रखिएगा। समस्या पूर्ति, कानपुर में वो रसिक समाज था वहां पे, तो प्रताप नारायण मिश्र थे इनके समकालीन थे। तो कानपुर में जो है समस्या पूर्ति पे वहाँ जो है एक एक समस्याएं रखी, उस पर जो चर्चाएं होती थी, ये सारे सारे नए प्रयोग जो हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी ये भूमिका हो गई हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा पर। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की भाषा और काव्य के साथ ही
काव्य के साथ ही हम लोगों ने यह चर्चा की। एक नज़र हम देख लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या है चर्चा की। तो इनके अलावा हमने यह चर्चा की कि जो है किस तरीके से जो है हम रीति काल से आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, और आधुनिक काल में प्रवेश के उपरांत जो है कैसे गद्य के यहाँ गद्य जो है खड़ी बोली के रूप में, और जो है काव्य ब्रज भाषा के रूप में, लेकिन जो है ब्रज भाषा के रूप में काव्य होते हुए भी, और कहने का अर्थ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों को अगर उधार लेके कहें तो कहते हैं ना कि वो कबीर के बारे में कहते हैं, लेकिन अगर वहाँ यहाँ अगर उधार लेकर अगर कहें हम कि ब्रज को दरेरा देकर जो है खड़ी बोली जो है जनता से संपर्क स्थापित कर रही थी। इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? अभी हमने जो चर्चा की कि फूलों का गुच्छा में मिलता है, हमने अभी चर्चा की कि चंद्रावली नाटिका में, हमने अंधेर नगरी को देखा, हमने चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया की बात की, उसके बाद जो है ऐसे यानी नाटकों में वहां भी जो है। लेकिन दूसरी बात यह है कि खड़ी बोली के साथ यहाँ पर जो है खड़ी बोली और उर्दू का भी सानिध्य मिलता है। तो ये रहा जो है पहला पार्ट। दूसरे भाग में आपके यूनिट में जो है मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प पे बात है। तो मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें, मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो गुप्त जी जो है भारतेंद्र जी के मृत्यु के उपरांत जो है, और यहाँ आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में मैं बात करूंगा कि जब हम मैथिली शरण गुप्त के यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है ना, भारत भारती 1912 में वो लिखते हैं और उस पर जो है उनको राष्ट्र कवि महात्मा गांधी उपाधि विभूषित करते हैं। तो उसके पहले क्या होता है, यानी भारतेंद्र जी तो 1885 में जो है उनका निधन हो जाता है। 1885 से लेकर 1900 तक लगभग 1903 में जो है सरस्वती के संपादक बनते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वहां तक जो है इस बीच में प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमघंस, यानी भारतेंद्र युग के लेखकों के द्वारा भी जो है यह क्रम बराबर चलता रहा है। क्योंकि जब आप आगे देखेंगे कि धीरे धीरे गद्य में नाटक, निबंध, कहानी, अब उपन्यास उपन्यास जो है प्रवेश करता है। और इसके अलावा काव्य में भी जो है यानी प्रेशर था, बहुत बड़ा दबाव था, और खुद ही भारतेंद्र जी कहते थे। तो यह दबाव हमें जो है खत्म होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ, जब 1903 में सरस्वती के संपादक बनते हैं। यानी उनको जब संपादक का भार मिला 1903 में, क्योंकि 1903 से लेकर 1920 तक, इसे पहले एक बार समझ लीजिए। तो वो करते क्या थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बड़ा नाम था, द्विवेदी युग उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग है, क्योंकि 1918 से 1936 तक जो है छायावाद है। उसके बाद 1900 से 1918 यानी बीच में जो है 1918 तक जो है, तो इस दौर में जो है करते क्या थे कि वो रचनाएं मंगाते थे, ठीक है ना, रचनाएं मंगाते थे। और रचनाओं को मंगाने के बाद जो है वो उसे छानते थे। छानने का अर्थ ये है जैसे हम चाय पीते हैं, छन्नी में चाय छानते हैं, वैसे वो छानते थे, यानी शुद्ध करते थे, पूरी तरह से परिनिष्ठित मानक जो खड़ी बोली के मानक का स्वरूप है ना, उस पे जैसे विभक्तियां हो गया, एक एक ग्रामेटिकल, एक एक चीजें। भाई सोचिए इस क्रम में उन्हें जो है ना बाल मुकुंद गुप्त से बड़ा लंबा, शुक्ल जी को आप पढ़िएगा, वहाँ बहुत बड़ा जो है ना एक शब्द को लेकर बड़ा विवाद भी होता है वहाँ पे, और वो तुलनात्मक आलोचना की बात आती है। तो बहरहाल वो करते क्या है कि जो है ब्रज भाषा का जो द्वंद्व था, ब्रज और खड़ी बोली का जो द्वंद्व था पूरी तरह से वहां समाप्त हो जाता है। और वहां से भले ही देखिए, लेकिन अगर अंतिम रचना जो है वो देखिए रत्नाकर जी तक ब्रज भाषा, बार बार भी कह रहे थे, शुरुआत में हमने आपसे कहा कि प्रसाद की पहली रचना जो है चित्राधर जो है उसमें थी, क्या ब्रज भाषा में थी। रचनाएं चलती हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है रत्नाकर होते, उद्धव, वो जो है उद्धव शतक लिखते हैं भ्रमर गीत परंपरा के। तो कहने का अर्थ है कि ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं कि जो है उन रचनाओं को लेकर बड़े इत्मीनान से और बहुत ही बेहतरीन, आप देखिएगा उनकी रचनावली जो है, एक नज़र ऑनलाइन पूरा फ्री है, आप ई पुस्तकालय में भी देख सकते हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं उनके शिष्य जो है मैथिली शरण गुप्त पे, कि जब आने के बाद हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद जो है क्या अंतर आता है। तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा की, कबीर, नामदेव, अमीर खुसरो के बाद हिंसा अल्लाह खां की बात की, उन्होंने अपनी कहानी रानी केतकी की कहानी में जैसे खड़ी बोली पद उर्दू, वहाँ जब पढ़ेंगे रानी केतकी की कहानी को जो है, या फिर नजीर अकबराबादी थे,
कृष्ण मीरा पद खड़ी बोली में रचे थे। इस प्रकार भारतेंदु की मृत्यु के बाद भाषा का जो है वह मामला जोर पकड़ता है कि खड़ी बोली में भी पद जो है अपनाया जाना चाहिए, एक आंदोलन बनता है। बाद में उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी सॉल्व करते हैं। तो तब तक खड़ी बोली की 3 छंद प्रणालियां जो हमारे सामने आ रहती हैं, हिंदी के कवित सवैया प्रणाली और उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग, लावनी का ढंग। तो मुजफ्फरपुर के एक नाम होगा और ये इनकी चर्चा जो है जो है आती है, शुक्ल जी भी करते हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री जी का। और खड़ी बोली आंदोलन चलाते हैं 1815 में। और इनके बारे में कहा गया नहीं कि जो है ना खड़ी बोली वो झंडा लेके घूमते रहते थे। एक पुस्तक भी छपवाई थी जोर शोर से, जो है यह राय व्यक्त करते हैं जो कविता हुई ब्रजभाषा की, हिंदी की नहीं, हिंदी में भी कविता हो सकती है, वे भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी वहां पर, यानी अयोध्या पर खत्री के हैं। इसके बावजूद जो है थोड़ा परिवर्तन देख लेते हैं कि भारतेंदु के सहयोगी जो कवि थे वहां भी नए विचार नए विषय की ओर प्रवृत्त होते हैं, पर जो है भाषा वहां भी जो है ब्रज भाषा ही रहती है। खड़ी बोली में नए विचार आते हैं, नए विषय और स्थानीय रंगों का पुट लेकर जो है हिंदी वही बात करें, लावनी है, ख्याल है। ये सबसे पहला प्रयोग जो है सिरधर पाठक के यहाँ आपको मिलेगा। और सिरधर पाठक जो है एक ऐसा नाम है, स्वच्छंदतावादी कवि थे पहले, जिन्होंने हर्मिट की जो रचनाएं थी, एकांतवासी योगी, ठीक है ना, एकांतवासी योगी जो है बिल्कुल दो रचनाओं की जो है ना, एक तो गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी योगी के रूप में, और दूसरी जो डिजर्टेड विलेज था उजड़ा ग्राम का, तीन एक और है, एक श्रांत पथिक ट्रेवलर का, तीनों का अनुवाद करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो प्रकृति से स्वाभाविक रूप में जुड़े रहते हैं। तो कविता को जो है ना उसकी जो रूढ़िबद्ध पद्धति है ना वहां से बिल्कुल अलग एक नया जमीन यानी नई जमीन मिलती है। भाई जिस स्वच्छंदतावाद की बात जो है, देखिए हम घनानंद में भी स्वच्छंद को देखते हैं, शुक्ल जी खुद कहते हैं, हम यहाँ श्रीधर पाठक के यहाँ देखते हैं और छायावाद में भी देखते हैं। प्रकृति का स्वच्छंद वर्णन जो है आप वहां देखिए एक सेनापति के यहाँ मिलेगा, कवित रत्नाकर में। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि में जो है, इसी पृष्ठभूमि में मैथिली शरण गुप्त जो है, जो ब्रजभाषा संस्कार के साथ जो है आते हैं क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में, लेकिन बहुत जल्द ही जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आते हैं और जो है खड़ी बोली में रचना करने लगते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है अभी बता रहे थे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है खड़ी बोली काव्य भाषा की स्थापना एक निर्णायक और निर्देशित कदम था, इसकी चर्चा हमने आपसे की ही। और शीघ्र ही वो क्या होता है कि अपने प्रभाव से जो है एक नया जो है कवियों का संगठन बनता है और इसके उनके निर्देशानुसार जो है खड़ी बोली में काव्य रचना जो है लोग बड़े मनोयोग से करने लगते हैं। द्विवेदी जी स्वयं काव्य ब्रजभाषा से काव्य रचना की शुरुआत करते हैं द्विवेदी जी, शीघ्र ही जो है खड़ी बोली में लिखने लगते हैं। काव्य भाषा बार बार करें परिष्कार, परिष्कृत, परिनिष्ठित, यानी काव्य शैली के निर्धारण में उनके बारे में उनके मत क्या थे आप खुद जो है आचार्य शुक्ल के शब्दों में आप सुन लीजिए कि सरस्वती के संपादन काल में उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता करने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दिया करते थे। सोचिए, यानी अभी छानने की बात कर रहे थे ना, वो दुरुस्त करते थे भाषा को। इस प्रकार लगातार संशोधन से धीरे धीरे जो है बहुत से कवियों की भाषा क्या हो गई, साफ हो गई और नमूने पर जो है और लोगों ने अपना सुधार किया। यहाँ से हमको ये बात याद आती है, वैसे ही याद रखना है कि जैसे शुक्ल जी आगे बात करते हैं कि जो है ना किस तरीके से जो है कवि लेखक बनते हैं। वो कहते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास लोग जो है ना पहले पढ़ना शुरू करते हैं और ऐसे ही चंद्रकांता सरी के लोग जो है उपन्यासों को पढ़ने लगते हैं और पढ़ने के बाद धीरे धीरे कुछ लिखने लगते हैं और लेखक बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने सरस्वती में अपनी कविताएं भेजनी शुरू कर देते हैं वो। और वो पत्रिका 1920 में जो प्रकाशित तो पता हो ही गया। बहरहाल काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्थापना जो है प्रारंभिक दौर में यहाँ रहती है, जिसमें खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में अब धीरे धीरे अपना पांव जमाना शुरू कर दिया। भारत भारती का यहाँ देख सकते हैं जो है एक ऐसे ही आपकी पुस्तक में है, तो हम यहाँ कोट करेंगे कि उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। सूर्य अतएव
अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। आप सोच सकते हैं यहाँ जो है ये शुरुआती 1912 में ये आई थी रचना। बहरहाल इन पंक्तियों को जब पढ़ें आप तो ऐसा भी लगेगा कि ये बहुत ही निरी गद्य की पंक्तियां हैं। भाई एक बात याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ जो है एक बार यहाँ आपको आगाह करूंगा कि यहाँ मुक्त छंद नहीं है, मुक्त छंद नहीं है। यहाँ व्याकरणिक दृष्टि से पूरी तरह से ये एक तरह से ना, एक तरह से बंधी हुई परिपाटी, जहाँ छंद है अलंकार है। हाँ ठीक है, स्वच्छंद की बात है क्योंकि मुक्त छंद और बाद में निराला के यहाँ शुरू होती है बात। मैंने मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी दिश भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर झट उमड़ वेदनाई। बहरहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि जो है गद्य के बाद व्याकरण समझ पूरे पूरे वाक्य हैं, अलंकार भी बहुत ही जो है बहुत वहां उससे बोल चाल की और गद्य की भाषा का जो है काव्य का अनुसरण कर रहे थे। डॉक्टर नामवर सिंह विचार करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक हिंदी कविता के आरंभिक काल में मैथिली शरण गुप्त जो है सहित अधिकांश कवि जो है लिखित गद्य को ही बोलचाल की भाषा समझते थे। कविता के अंदर गद्य के समान पूरे वाक्य रखने का प्रयास इसी समझ का परिणाम है। तो यही यही आपको हम जो शुरू में बता रहे थे कि गद्य की भाषा, काव्य की भाषा, भाषा बोली, इनके बीच में आचार्य शुक्ल वाला कथन आप लोग याद रखना है कि वो खुद कहते हैं कि जो है काफी यानी लोक और जो है वहां पर पहुंचे बोली और भाषा में लगभग 200 वर्षों से भी ज्यादा लग सकते हैं। बहरहाल सरस्वती में प्रकाशित जो है अधिकांश कविताएं जो भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण है। शुक्ल जी ने मैथिली गुप्त के काव्य भाषा के विकास के 2 चरण निर्धारित किए हैं। आप इसे थोड़ा सा एक नजर सुन लीजिए, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। बहरहाल गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन मधुसूदन दत्त रचित ब्रंजांगना, मेघनाथ वध आदि का अनुवाद किया। माइकेल मधुसूदन याद होगा। उबड़ खाबड़ और अव्यवहित संस्कृत शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं विशेषता छोटे छोटे छंद, यानी कहने का अर्थ है कि एक तो अनुवाद के रूप में, ठीक है ना, यानी जो बंग भाषा से अनुवाद करते हैं। दूसरा भारत भारती और बैताली के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के भी उदाहरण ली जा सकती हैं। कहने का अर्थ उसका भी असर यहाँ आपको दिखेगा। बहरहाल दूसरे चरण में किसान देखिए कि मोर नाचते थे उमंग से, मेघ मृदंग बजाते थे, कोयल के सहयोगी होकर चंचल चातक गाते थे, रस बरसाती हुई घटा भी नीचे उतरी आती थी, प्रकृति निज पट पल पल में प्रकट पलटती जाती थी। ये किसान से है। और यहाँ यह याद रखना है, एक यहाँ शैली है इतिवृत्तात्मक शैली। इतिवृत्तात्मक शैली से जो है हम द्विवेदी युग की पहचान करते हैं। और पहचान ही नहीं, जब हम द्विवेदी युग और छायावाद के बीच में अगर महीन रेखा खींचते हैं तो यही एक शब्द है जो वहाँ की पॉइंट बनता है। इतिवृत्तात्मक विवरण, जहाँ पूरा वाक्य जो है व्याकरण सम्मत है, गद्य का विधान भी वैसा ही है, प्रकृति का रूप यहाँ देखें कुछ कुछ स्वच्छंद। बहरहाल काव्य का विकास जो है तीसरा चरण देखिए कि छायावादी काव्य अपने उत्कर्ष पर मिलता है आपको, और वहां पर तीसरे चरण में आपको साकेत और यशोधरा प्रतिनिधि कविताओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और काफी कुछ जब साकेत को पढ़िए, यशोधरा को पढ़िए तो निश्चित तौर पे पहले से काफी जो है सुधार ही नहीं, पहले से ज्यादा निखार दिखता है। क्योंकि काव्य भाषा पर जो है 2 कथन के बाद जो है एक और तो देखा जाए अगर आलोचकों को अगर हम आधार बनाते हैं तो दो इसमें 2 धुरी बनती है। एक आलोचक कुछ आलोचक ऐसे मानते हैं कि उस युग में जो ना समय की जो है सबसे बड़ी जरूरत थी कि आराम से बैठिए और काव्य कला के नियमों को गढ़ दीजिए। कला की तलाश मांझ कर चमकाने की नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण को दिशा देने की बड़ी बात है। जनता को जागृत करके देश हित की और प्रेरित करने की थी। और ऐसी परिस्थितियों में मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा एक जन भाषा के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें मैथिली शरण गुप्त की चाहे पुराण आधारित अगर रचनाएं हो, वहां भी जन केंद्रित है उसका जो उद्देश्य है, चाहे आप साकेत को ही क्यों ना पढ़ लें। तो उस इसलिए ऐसे आलोचक उन्हें इसी इतिवृत्तात्मक काव्य भाषा के कारण जन साधारण का कवि, ये नंदुलारे वाजपेयी का जो स्टेटमेंट था कि जन संबंध कला के अप्रतिम उदाहरण के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर ऐसे विद्वान हैं
जो श्रीधर पाठक जो स्वच्छंदतावादी की हमने अभी चर्चा की कि एकांतवासी योगी में जो है खड़ी बोली में करते हैं उजड़ा ग्राम ब्रज में, तो यहाँ पर जो है ना जो काव्य रचना की शुरुआत करते हैं वहाँ श्रीधर पाठक, तो वहां पर जो काव्य भाषा में लोक छंद के आधार पर जो बोल चाल के लय को साथ लेकर जो है वहां जो जनभाषा की जो संभावनाएं हैं उनका विकास आगे नहीं हो पाता। गुप्त जी क्या करते हैं कि इस परंपरा को नहीं अपनाते, बल्कि जो है काव्य रचना की दिशा में श्रीधर पाठक की जीवंत परंपरा को जो है प्राकृत दिशा में आगे बढ़ाने के स्थान पर वो क्या करते हैं नई दिशा में बोल देते हैं, और वहां जो खड़ी बोली अपनी लोच खाकर जो है गद्य पथ में बढ़ चलती है। मैथिल नामोर सिंह का स्टेटमेंट बह रहा, यानी कहने का अर्थ ये कि बोलचाल की भाषा और गद्य की भाषा जो है एक नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा भाई। गद्य की भाषा बातचीत की भाषा का जो है व्यवस्थित रूप होता है, जिसकी इकाई जो है वाक्य में होती जैसे होती है और जो व्याकरण सम्मत होती है। और वाक्य तक आते कैसे ध्वनि हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया, ये सारी चीजें व्याकरण में आ गया तो फिर वाक्य बन गया। वाक्य को जब हम व्याकरण के नियमों से आबद्ध करके जब प्रयोग करते हैं तो वो गद्य बनता है। दूसरी ओर जो है बोलचाल की भाषा जो पूरी तरह से फक्कड़ मिजाज मस्त मौला जो है तरह तरह के रंगों सरंगी, वहां पे लोक से जुड़ा हुआ शब्द रहेगा क्योंकि वो जीवन के करीब होती है। इस रूप में यदि देखा जाए तो गुप्त जी की भाषा जो है बोलचाल की नहीं बल्कि गद्य की भाषा जो है प्रतीत होती है। गुप्त जी की काव्य की कमजोरियों को जो है इशारा करके यहाँ कोड किए हैं नामोर सिंह ने। हम आपको जो है यहाँ बताना चाहेंगे काव्य में इस भाषा का की एक सीमा है, वह सीमा निरस्ता नहीं है जैसा कि आमतौर से कहा जाता है। भाषा रागात्मक न सही तथ्यात्मक तो है, तथ्यात्मक होना दोष नहीं, दोष यह है कि वह इकहरी है, इतनी संश्लिष्ट नहीं कि किसी वस्तु दृश्य घटना या जीवनानुभव को उसकी समग्र संकुलता में व्यक्त कर सके। इंद्रिय बोध से लेकर भावबोध और विचार बोध के स्तरों तक जीवन व्यापार का अनुभव करा सके और उसका बिंब भी प्रस्तुत कर सके। गुप्त जी की इकहरी भाषा में वह क्षमता नहीं थी। भाषा का वह इकहरापन वस्तुतः भावबोध और चिंतन के इकहरेपन का सूचक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी हो बात तय है कि गुप्त जी की काव्य भाषा गुरु खड़ी बोली को स्थापित करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। आप जो है यहाँ पर 1 मिनट के लिए भारतेंदु जी से और उनके भारतेंदु के मंडल से इवन महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी आप देख सकते किस तरीके से जो है मैथिली गुप्त तक आते आते जो है जो काव्य भाषा की जो स्थापनाएं थी वो एक अलग कसौटी पर जो है कसी जाती है, जो पाठकों को जो है स्वीकार भी है। इस दृश्य से ये बड़े जो है महत्वपूर्ण है और भारत भारती उन दिनों नवयुवकों या फिर युवतियों में देश प्रेम राष्ट्रीय प्रेम की भावना को पुष्ट करने में बहुत ही प्रभावी भूमिका रही भारत भारती की। हालांकि आगे जब चलते हैं जब छायावादी प्रभाव पड़ने लगता है तो व्यंजनाएं बढ़ने लगती है वहां पे, तो उनकी काव्य भाषा का मूल और प्रभावी स्वर जो है अंतिम रचना काल तक वैसा नहीं दिखता। यदि कोई मुख्य कारण है तो कहने का अर्थ वही नामोर सिंह ने जिस इकहरे पान की चर्चा की वही है। बहरहाल काव्य और छंद विधान के प्रश्न पे अगर थोड़ी सी 1 आध मिनट चर्चा कर लें क्योंकि समय भी 5:20 हो गया। बहरहाल तो गुप्त जी की रुचि विशेषता प्रबंधात्मक खंड, ये तो हो ही गई चर्चा कि उनके खंड काव्य में रंग में भंग हो, जयद्रथ बद हो, शकुंतला हो, पंचवटी हो, शक्ति हो, सौरंद्री हो, वन वैभव, विकट भट्ट, नहुस। नहुस एक नाटक भी था, इनका काव्य भी नाटक किसका था? नहुस नाटक था गिरधर दास जी का, याद रखना है, नोट भी करते जाना है। गिरधर दास जी का नाटक था। जो हमने बात किया ना भारतेंदु जी के पहले नाटकों की बात की, उनके पिताजी लिखते थे, नाटकों के विकास में उसकी बात आती है, उनकी बात आती है, और जो है खड़ी बोली के विकास में भी बात आती है। बहरहाल तो इसके अलावा जो है अर्जुन और विसर्जन, काबा और करबला, अजित हिडिंबा आदि पौराणिक इतिहास के लिए जो है कथानक पर आधारित। एक बात याद रखिएगा, जब हम प्रबंध काव्य की बात करते हैं ना तो याद रखिएगा प्रबंध और मुक्तक में एक मूलभूत अंतर जो होता है वह अंतर यह है कि प्रबंध काव्य जब हम बात करते हैं प्रबंध के पीछे एक कथा चलती है, पूरी कथा, जैसे रामचरितमानस है, साकेत है, प्रिय प्रवास है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये प्रबंध काव्य। जी सर, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू इसको रख ही लीजिए फिर तब क्वेश्चन आंसर शुरू किया जाए। हाँ ये हाँ जो सर
हाँ और जी जी। आप बताना चाह रहे थे, इस लाइन को पूरा कर लीजिए। हाँ जी जी, बस बस 1 मिनट और सर, 1 मिनट और, 1 मिनट और। तो हम ये प्रबंध और मुक्तक की बात कर रहे थे। तो प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसके पीछे एक पूरी कहानी चलती है। एक बात याद रखिएगा, पूरे अपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है कि चाहे आप साकेत को देख लें, परिप्रवास को देख लें, जायसी के पद्मावत को देख लें, मुक्तक में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर प्रबंध प्रबंध के कारण जो है, जो वर्णनात्मकता का जो इनकी भाषा में इकहरापन है, वो नामवर सिंह उसकी चर्चा करते हैं। और वही इतिवृत्त शैली जो है द्विवेदी युग की जो है मूलभूत विशेषता होती है। तो आज हम उम्मीद